वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ध्यान से देखेंगे, वर्क डन बाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस सबका किया गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला था, बराबर बच्चों, ठीक है ना। अब इस पे हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। एक बॉडी है मास 1 kg का, मास 1 kg दिया हुआ है, उस पे कुछ फोर्स लग रहा है, सम फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, फोर्स कितना, 2t² माइनस 2t प्लस 10, इतना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन by all forces in 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में टोटल वर्क डन निकालने। देखो अगर तुम नॉर्मल फार्मूले से बनाने जाओगे तो वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी फोर्स तो दिया नहीं है, दिया नहीं है ना फोर्स, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। देखो रास्ता नंबर 1, इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो, याद करिए आप पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन, राइट, और एक्सेलरेशन आ जाएगा, और आपके पास मास है तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, और यहां से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। बट ये रास्ता लंबा होगा बच्चों, रास्ता लंबा होगा। आपको हम क्या आइडिया बताते हैं, देखिए ये सबसे अच्छा आइडिया, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, सारे फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, आपको m और u और v चाहिए, तो u और v यहां से निकलेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, ये बात है। चलिए तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन यानी d बाई dt, सबको आता है डिफरेंशिएशन, जिसको भी नहीं आता है बेसिक मैथ का मेरा लेक्चर देखेगा, अगर आपके पास बेसिक मैथ का लेक्चर नहीं है आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं। देखिए d बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर सामने आता है, डिफरेंशिएशन में पावर सामने आता है और पावर एक कम हो जाता है, पावर सामने आता है और एक पावर कम हो जाता है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो ये पावर सामने आएगा, तो पावर जब सामने आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और t का पावर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 1 है तो सामने आएगा तो 2 1 जा 2 और t का पावर 0। बिना t वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, बिना t वाले का, क्योंकि हम t के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन 0। इंटीग्रेशन में नहीं होता 0, लेकिन डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में घटता है, अंतर समझना। तो घटता है 2 से 1, 1 से 0, 1 से पावर 0, पावर 0, और है ही नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन ही 0। तो ये आ गया वेलोसिटी बच्चों, देखो वेलोसिटी आ गया 4t माइनस 2। अब सुनो, अब ध्यान देना, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना होगा, 4 इंटू 0 माइनस 2, यानी माइनस 2 आएगा। इसी को हम लोग u बोल सकते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है। अब फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी निकालिए, यहां पर रखिए 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 6, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। सवाल बन गया, सवाल बन गया, इन सारे वैल्यू को लाके यहां रख दीजिए, वर्क डन आ जाएगा, हाफ m कॉमन आ जाएगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, हाफ m, m यानी मास, मास कितना है, मास कितना है देखने दीजिए, मास दिया 1 kg, ठीक है, और v का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना है बताइए, 6 का स्क्वायर माइनस इनिशियल है माइनस 2 का स्क्वायर, 1/2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों, 32, 32 का 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 16, आंसर कितना आ गया 16 जूल। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या फायदे उठा सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन कोई और तरीके से बनता था, बिल्कुल बनता था,
वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस दूसरे तरीके से भी बनते थे, लेकिन ये तरीका इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको वर्क डन पूछा जाए या काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, दो चीजों में से कुछ भी पूछा जाए, तो आप एक बार जरूर वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करके देखना, शायद आपकी वो कुछ मदद कर दे। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से नोट कर। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अभी जितने क्वेश्चन हम करवाए सब ऐसे ही था। क्या दिया हुआ था? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले और वेलोसिटी में टाइम का वैल्यू डाल डाल के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकला, राइट? ऐसे क्वेश्चन किए ना। और फिर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर ऑलरेडी वेलोसिटी दिया हुआ है, ऑलरेडी वेलोसिटी ही दिया है, तो क्या डिफरेंशिएशन करेंगे? नहीं करेंगे, मूर्ख हो, क्या करेंगे आप? अब डायरेक्ट इसमें x का वैल्यू डालेंगे। देखो x जब 0 तो इनिशियल निकलेगा। देखो x का वैल्यू 0 पुट कर दो पहले, तो v इनिशियल निकलेगा अल्फा इंटू रूट 0 यानी 0, और उसके बाद x का वैल्यू b डाल दो, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा अल्फा इंटू अंडर रूट b। तो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m ब्रैकेट में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। याद ही हो गया होगा, 10 बार यही लिख रहे हैं। हाफ मास है 2 kg, 2 से 2 कट गया, b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा माइनस u 0। ये u है, ये b है, 2 से 2 काट दो, तो वर्क डन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू b। डन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। अगला ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको बना के कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी दिया है तो डायरेक्ट बन रहा है। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखना। देखिए, एक ऐसा मास है m, जो किसी वेरिएबल फोर्स इस पे कोई लग रहा है। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, वो फोर्स कम ज्यादा होता होगा, ठीक है। और ये वेरिएबल फोर्स इस पे, इसको ऐसा डिस्प्लेस कर दे रहा है यहां पे थीटा एंगल। जो क्या बोल रहा है? ए वेरिएबल फोर्स F displace m very slowly by angle theta. Find the work done. By this force. इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बताइए। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा। अब एक बहुत सिंपल सा बात है, ये फोर्स कैसे निकलेगा यार? फोर्स कैसे निकलेगा? कोई सोच रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये सब सोच रहे हो तो नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स कैसे निकलेगा? कुछ भी गिवन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें लगाएंगे, इस वर्ड का मतलब समझते हैं, वेरी स्लोली का मतलब। तो वेरी स्लोली का मतलब क्या होता है यहां पे समझेंगे। और किसी को बहुत धीरे ले जाए तो आपको रुका हुआ जैसा ही दिखेगा। वेरी स्लोली का मतलब स्पीड डू नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं होता है। वेरी स्लोली का मतलब बच्चों स्पीड चेंज नहीं होता है, याद रखना। वेरी स्लोली का मतलब होता है स्पीड डू नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं होगा, ओके, स्पीड चेंज नहीं होगा। तो स्पीड चेंज नहीं होगा बच्चों, इसका मतलब बताइए वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा। कैसे? देखिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा। बताइए क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है v इक्वल टू u।
V इक्वल टू यू, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना रे, हाफ m अभी हुआ था इसके पहले, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये और ये दोनों इक्वल है, इक्वल चीजों को माइनस करोगे तो कितना वैल्यू आता है, जीरो, जीरो आता है बच्चों, ओके, जीरो आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे, देखो कैसे, ध्यान सुनो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुन लो ध्यान से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कभी हम ऐसा लिख रहे हैं कभी ऐसा लिख रहे हैं, एक ही बात है, एक ही बात है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब ये चीज तो जीरो हो गया, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो आ गया वैल्यू, ओके। यानी आप यहाँ पर हमको देखना है कितने सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं। देखो सबसे पहला इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, हम आपको अलग पेन से बना के दिखाते हैं, कितने सारे फोर्स लग रहे हैं बच्चों, कोई सोच के बता रहा है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा लटका दिए हैं तो कितने फोर्स लग रहे हैं, सोचिए। देखिए एक तो ये फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े लिखे हो तुम लोग, mg, नीचे की तरफ वेट ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं, और एक तरफ ये तीन फोर्स लग रहे हैं, बस तीन ही, और तीन के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, तीन ही फोर्स लग रही है। यानी यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई F इक्वल टू जीरो। जम गया क्वेश्चन, कैसे देखो, वर्क डन बाई mg निकाल लेंगे, हाउ, वर्क डन बाई टेंशन निकाल लेंगे, हाउ, वर्क डन, और इन दोनों को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन बाई फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ओके बच्चों। तो देखिए तीन फोर्स है यहाँ पर, एक है ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, राइट, और एक है टेंशन ऊपर खींच रहा है, और एक है फोर्स तो किधर जा रहा है, उसका बात ही छोड़ो। तो ये हमको निकालना है, तो इन दोनों का वैल्यू डालेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, काम खत्म। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, अब एक एक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। चलिए देखो तुमको एक बात बताते हैं, देखो नोट में कहीं लिख लेना, देखो नोट में क्या लिख लेना, वर्क डन बाई mg का में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, सुन लो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि वर्क डन बाई mg फोर्स, कभी भी कोई बोले mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करे, तो जो डिस्प्लेसमेंट देखना वो सिर्फ वर्टिकल देखना, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क डन नहीं होगा। देखो हम एक बात बताते हैं, जैसे मान लो तुम ऐसे चल के जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन mg ऐसे है, तुम ये पढ़े हो, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा, जीरो। एंड जब आप ऐसे चलोगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा mg से, ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगी। तो वर्क अलग अलग फोर्सेस करते हैं, हम आपको पढ़ाते वक्त निकलवाए होंगे, सबका वर्क निकलवाते थे हम, mg का निकालो, टेंशन का निकालो, फ्रिक्शन का निकालो, सबका निकलवाए। तो थोड़ा समझ लो ध्यान से, अगर mg फोर्स तो हमेशा नीचे होता है, अगर आप mg फोर्स से ऐसे देखोगे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, हमेशा कैसे देखना, ऊपर। तो देखो ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुई है, आपको दिख रहा होगा, ये यहां से यहां आ गई है, तो देखो यहां से आई है तो कैसा हुआ हम बता रहे हैं, ये ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, बस हाइट वाला, ये है डिस्प्लेसमेंट इतना, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे ही बना सकते थे, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ओ इतना, ध्यान से समझना बच्चों। अब मेरे को बताइए, इस धागे की लंबाई L है, देखो हम L देना भूल गए थे, ये धागे की लंबाई कितनी है, L, यहां भी ये पूरा L है, समझ रहा है ना, यही धागा यहां गया है ना जी, यही धागा यहां गया है, सेम L लेंथ होगा। अब तुम बताओ कि ये थीटा अगर है और ये L है हाइपोटेनस, तो ये बेस कितना होता है, सटा तो कॉस, नहीं हटा तो साइन, सटा तो कॉस, तो ये हो जाएगा अपना, तो यहां से यहां तक, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा L cos थीटा, बोलो समझ गया तो बताएंगे, L cos थीटा यहां से लेकर के यहां तक होगा इस ट्रायंगल में, समझ में आया, ये पेंडुलम यहां से घूम के यहां गई, यहां का हमको ये हाइट चाहिए, ये हाइट बोलो, ये हाइट बोलो, एक ही बात है। तो हमने पहले इतना निकाला, कैसे, ये एक राइट ट्रायंगल बना, ये 90, ये सामने हाइपोटेनस, और हमको ये चाहिए बेस, तो cos थीटा लगा के निकाल लो, या डायरेक्ट ट्रिक है, सटा तो cos हटा तो साइन। अगर ये L cos है, ध्यान दो, और ये पूरा L है, तो तुम बता सकते हो ये कितना बचेगा, ये बीच वाला, बताइए, अगर ये पूरा L है और ये L cos है, तो ये जो बच गया वो कितना होगा,
कोई बता रहा है? बताओ बच्चों। L माइनस एल कॉस, एल छूट गया, एल भी बोलना पड़ेगा। एल में से ये एल कॉस माइनस करो, बस जम गया। एल माइनस कॉस यहाँ भी है, एल कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। एल कॉमन ले लोगे तो ये देखो ये जेडबल में आया क्वेश्चन ना, एल माइनस एल कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। हम आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो जेडबल में आए हुए हैं, इसमें आश्चर्य मत देना। हम बोलते बताते नहीं है, वो अलग बात है, अभी ऐसे बता दिए, कोई जरूरत नहीं था। तो एल में से एल कॉस हट गया, अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, मिल गया, वर्क डन बाय ये मिल गया। चलो टेंशन की बात करते हैं। टेंशन फोर्स किधर है? ऊपर, टुक 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 टुक। अब बॉडी डिस्प्लेस कैसे हो रही? ऐसे नहीं तो ऐसे। अच्छा एक बात समझना, कोई बोलेगा सर पेंडुलम तो ऐसे जा रहा, तो हम आपको एक चीज सिखाए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, तो टेंशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एमजी एक कंजर्वेटिव है, वो आप देखो वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। आप ऐसे जाओ या ऐसे चले जाओ सेम ही आएगा। तो हम इसको ऐसे जाते हुए सोचेंगे, भले ही ऐसे गया है लेकिन हम सोचेंगे ऐसे, क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा भाई। कंजर्वेटिव फोर्स में कैसे भी आप घूम घाम के जाओ, इनिशियल और फाइनल सेम बनाना चाहिए, सेम आंसर आता सब कुछ। तो चलिए देखो ध्यान से, तो वर्क डन बाई एमजी निकल जाएगा, इधर निकालते हैं, वर्क डन बाई एमजी फोर्स। तो फोर्स तो mg है, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो फोर्स तो नीचे की तरफ है mg, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है भाई, ये देखो इधर ऊपर कितना है डिस्प्लेसमेंट? l माइनस एल कॉस थीटा। देखना बच्चों, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, सर आप ये डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए तो आप ये क्यों ले रहे हो? तो फिर हम बता दें, तुम इसको ऐसा सोचो कि ऐसे गई ऐसे गई, सोचो ऐसा। फिर से हम ये वेरिएबल वर्ड मिटा दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, नहीं? देखिए ये एफ फोर्स हमको चाहिए, तो आप ऐसा सोचें कि ये बॉल ऐसे और ऐसे घूम के गई। क्यों सर? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप कैसे भी जाओ। अब देखो यहां से जब यहां तक आई होगी तो वर्क डन कितना? 0। सुन लो, यहां से जब वहां तक आई होगी तो वर्क डन बाई mg फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों। यहां से यहां में वर्क डन हुआ होगा, देखो यहां से यहां तक का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अभी हम वहां समझा रहे थे, अगर आप ऐसे चलोगे तो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगी, 0 90 कर देगी, सही है। अब चलो, अब वर्क डन बाई टेंशन निकालते हैं। तो वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन फोर्स कितना है? T है। डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी गए ऐसे भी गए, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, मान लो ऐसे, थोड़ा समझ के ध्यान देना। टेंशन फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। हम ऐसे गए, हम ऐसे गए, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, बताइए कितने का एंगल बन रहा है? बताइए कितने का एंगल बन रहा है? जल्दी से लौकर लौकर, 90 डिग्री का। कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो टेंशन फोर्स कितने का वर्क कर रहा है? बताइए कितना वर्क कर रहा है? 0, कोई वर्क नहीं कर रहा। सही है? हाँ बस, तो बन गया सवाल, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो। mg ने वर्क कितना किया? mg, फिर l कॉमन था ना यार, l कॉमन नहीं लिए, mg l 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाई टेंशन फोर्स 0, फिर वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो वर्क डन बाई फोर्स F हो जाएगा माइनस mg l 1 माइनस कॉस थीटा। जम गया, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। ये फोर्स इधर लग रहा था F। इसको एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा कि दोनों फॉर्मूले से क्या डिफरेंस है। सर यहाँ पर आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ले रहे हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, यहाँ पर ऑल ले रहे हैं, ऑल मतलब कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो। अगर आपकी कॉपी में नहीं लिखा है कहीं तो लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी में हमने लिखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं है, लिखवाए है क्या? लिखवाए है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो यहां पर
ऑल फोर्सेस का वर्क डन आएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। मतलब ध्यान से देखो कौन कौन फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप फुल फॉर्म लिखना, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, किसी के वस्तु के अंदर फोर्स लगता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इतने टाइप के ही नाम मिलते हैं आपको यहाँ पे। ये सब मिला करके इज इक्वल टू है आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको देखो, इसमें क्या लेना है, सिर्फ सम ऑफ ओनली सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स यहां लेना है, ऑल कंजर्वेटिव फोर्स ले सकते हो। तो आपको पढ़ाया गया था कंजर्वेटिव, तो ये चीज सिखाया गया था कि कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये हमने बोला होगा। तो अब आप समझ गए कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स आप नहीं पढ़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते भाई। यहाँ पे पता होना चाहिए ना कौन कौन कंजर्वेटिव है, राइट। बाकी कंजर्वेटिव अगर नहीं भी पढ़ोगे तो यहाँ कोई काम नहीं आएगा। देखो यहाँ क्यों, यहाँ ऑल बोला, ऑल मतलब जितने लग रहे हैं, आपको जानने की क्या जरूरत है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जितने लग रहे हैं, जितने लग रहे हैं। जैसे मान लो एक डब्बा जा रहा है घसरते घसरते जमीन पे, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है उसका वर्क डन लेंगे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका वर्क डन लेंगे, नीचे एमजी लग रहा है उसका वर्क डन लेंगे, सामने एक फोर्स लग रहा है उसका वर्क, सब फोर्स का वर्क डन प्लस करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखिए। आ गया समझ में तो हाँ बोलिए, आ गया समझ में तो हाँ बोलिए जल्दी से। क्या हमने आपको ये किसके क्वेश्चन कराए थे, क्या इसके क्वेश्चन कराए थे सेकेंड कॉन्सेप्ट के, बताइए? कुछ भी नहीं कराए थे क्या? क्या पढ़ाया था हमने लास्ट में, देखो बोल रहे सर, क्या देख रहे तुम, नहीं बोल रहे हैं? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स पढ़ा रहे थे क्या? तो आपने इसके न्यूमेरिकल बनाए हैं बच्चों, सेम न्यूमेरिकल इसमें भी पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं रहता है, कुछ भी अलग नहीं रहता है। बस आपको यहां ध्यान देना है कि वर्क डन बाय सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात होगी, नॉन कंजर्वेटिव की नहीं होगी। तो देखो हम पहला आसान सा क्वेश्चन लेते जो कि हो सकता है यहां भी बनवाए होंगे, F इक्वल टू 2x, याद है बनवाए होंगे। तो U एट x इक्वल टू 1 दिया है 10 जूल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा लिखोगे तो इसको बड़ा हो जाएगा। एक फोर्स है F इक्वल टू 2x, वेरिएबल है, बदलेगा एक फोर्स, जैसे जैसे x बदलेगा फोर्स बदलेगा। उसमें जब x इक्वल टू 1 पे खड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी 10 है, बताइए x इक्वल टू 2 पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी की बात किया और फोर्स की बात किया है, तो आप फॉर्मूला ये लगाइए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन, ध्यान सुन लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और क्वेश्चन में देना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस साइन छूट रहा है यहाँ पे बच्चों, माइनस छूट रहा है, नहीं माइनस का ना कोई बोल नहीं रहा है, माइनस लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे बताइए? जब से छूटा है तो लोग बोल नहीं रहे, सो रहे हो। तो क्या फॉर्मूला, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू एनर्जी इनिशियल, ये फॉर्मूला है। अब फोर्स दिया है तो वर्क डन तुम निकालना जानते हो, तुम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत हम पढ़ाते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कभी पूछे तो फटाक से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इतना होता है एफ डॉट डीएक्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
चलिए तो निकल गया माइनस एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एफ कितना है बताइए 2x इंटू डी एक्स, यू फाइनल, फाइनल कितना होगा u एट x इक्वल टू 2 पे फाइनल होगा, ये फाइनल ये इनिशियल, u इनिशियल है आपको 10 बराबर, शुरुआत यहां से किया खत्म यहां किया, देखो 1 2 देख के भी समझना। इसका इंटीग्रेशन है बच्चों। अच्छा इंटीग्रेशन के लिए लिमिट चाहिए, तो कहां से कहां तक लिमिट, देखो 1 से 2 तक, लिमिट में x ही डालोगे ना, देखो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx में लिखा है, इंटीग्रेशन x के लिए होला तो लिमिट भी x का होना, यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालना है और यहाँ पे x इक्वल टू 2, यानी 1 से 2। अब देखो 2 को बाहर छोड़ दो, माइनस 2 को, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 dx का करो, ये u फाइनल है मतलब 2 पे, यही निकालना आपने। तो देखो x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको बताएगा अभी, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में घटता है, तो आप पावर बढ़ा दीजिए, तो बताइए x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 1 से 2 तक, ये 2 से 2 काट सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई है। अब देखो ये ऐसा आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये 1 से 2 तक। अब एक बार 2 के जगह 2 रख दो, सॉरी x के जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 और एक बार 1 रखो माइनस 1। ये हो जा रहा है बच्चों 3 माइनस 3 हो रहा है, तो माइनस 3 इधर ला लीजिए तो कितना आ जाएगा प्लस 10 यानी 7 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों 7 जूल है। तो ये क्वेश्चन आप यहां भी ऐसा बनाए होंगे, हो सकता है बनवाए होंगे, वर्क डन फोर्स दे दिए, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दिए, देखो यहां भी वही हुआ ना, और फाइनल पूछ लिए, तो आप फिर से वर्क डन निकालोगे ऐसे इंटीग्रेशन करके, कोई बोला सर अंतर ही नहीं है, बराबर है, अभी तो कोई अंतर नहीं है, अंतर है यहाँ पर हम कोई भी फोर्स ले सकते थे, यहाँ पर सी लिखने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव है तभी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के दिखाएंगे खुद से, हम लिख दे रहे हैं, तो जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं, हम बना रहे हैं आप छाप रहे हो बस, कुछ नहीं करना। अभी आप सीख गए फोर्स दिया है तो इंटीग्रेशन करके वर्क निकाल लो, और ये माइनस वर्क डन करके ये से करो। देखो दूसरा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वैल्यू है 3i प्लस 4j, i j मतलब x y में आ गया। अब u एट 0 1, u एट 0,1 10 जूल है, फाइंड मतलब ये इनिशियल हो गया, फाइंड u एट 2,2 पे बताइए, मतलब वो फाइनल पूछा है। चलिए झटाक से कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम वर्क में भी करवाए हैं, गलत सही चलता है, वो असली स्टूडेंट ही क्या जिसने क्वेश्चन गलत नहीं बनाया, जो गलत नहीं बनाया वो स्टूडेंट नहीं, याद रखो, फिर वो टीचर है, सब सही बना दिया टीचर सही बनाते, टीचर्स भी बहुत सारे गलत बना देते हैं, हमसे भी हो जाती है। चलिए इधर ध्यान दें, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, लॉजिक वही है भाई, क्या है भाई, हमको ये करना है माइनस ऑफ वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है, माइनस करके यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग f का विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब ये x कब रहता है, जब सिर्फ x एक्सिस का वर्क हो, यहाँ पर तो i लगा है तो x वाला भी वर्क है, तो एक्चुअली ऐसा है fx है और fy भी है। ओहो कैसे सर, तो तुम याद करो वेक्टर फॉर्म में xi प्लस yj प्लस zk पढ़ाया जाता है, मतलब i के साथ जो भी लिखा हो x एक्सिस का वैल्यू है, चाहे फोर्स लिखा हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वेलोसिटी लिखा हो, एक्सेलरेशन लिखा हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी i के साथ लिखा हो x एक्सिस वाला है, और जो j के साथ लिखा हो y एक्सिस वाला है, जो z के साथ लिखा है वो k एक्सिस वाला है, सॉरी जो k के साथ लिखा है वो z एक्सिस वाला है, ठीक है। यानी ये जो लिखा है बच्चों 3 वो fx है, और जो 4 लिखा हुआ है fy है। तो आपके पास तरीका क्या है, आप इंटीग्रेशन करो f डॉट dx नहीं लिखो, अब लिखो आप dr, dr मतलब r क्या होता है, r मतलब होता है xi प्लस yj प्लस zk, ऐसा।
और इतना बकवास नहीं करना है। कुछ बच्चा होता है यार क्या इतना पका रहे हो आप, सीधे सीधे बता दो। चलो सीधे बताते हैं, ज्यादा बकवास नहीं। वर्क डन चाहिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। नहीं समझा सर? देखो मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन कैसा क्वांटिटी? स्केलर हो। स्केलर मतलब एक्स में वाई में हम सबको ऐसे ही जोड़ सकते, कोई वेक्टर का रूल लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसा ऐसा है तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। बट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी को आपको ऐड करना है तो आपको कोई स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस करो जैसा कि मैथ में करते हैं। मतलब आपको क्या करना होगा, यहां पर दो वर्क डन है, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, दोनों को प्लस कर देंगे। ओके सर, ध्यान दो इधर। तो वर्क डन बाय एक्स एक्सिस कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वाई। चलो अब देखते हैं, एफ डॉट डी एक्स निकालो। एफ का वैल्यू कितना है? 3। आई मत लिखना, आई की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो बस हम लोग 3 लिखेंगे, dx 3dx। ओके, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे? 4dy। ये y वाला है, ये x वाला है। अब देखो यहां पॉइंट्स में जो दिए हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, 0 1 2 2, मतलब ये x और ये y होता है। ये भी x और y, मतलब x का भी लिमिट दिया है, y का भी दिया है। कितना चतरे हैं लोग। यहां पर x का लिमिट रखना होगा और यहां पर y का लिमिट रखना होगा। अगर z आता तो z का भी रखते हैं। तो देखो यहां पर रखेंगे 0 से 2, दिख रहा है 0 से 2 x वाला, और यहां पर रखेंगे बच्चों लिमिट y वाला। कितना से कितना गया है y में? 1 से 2। समझा क्या किया हमने? x एक्सिस में वो 0 से 2 पे गया है तो 0 से 2 रख दिए। y एक्सिस में बच्चों वो 1 से 2 गया है तो 1 से 2 रख दिए। अब ये u फाइनल माइनस, अब देखो इसमें u इनिशियल पता है, ये इनिशियल है शुरुआत का, ये बाद का। u इनिशियल के जगह 10 रख सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो। आपको पता होगा इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, यहां x है ही नहीं, यानी x का पावर 0 है। बढ़ के 0 का पावर कितना होता है? 1। किसी चीज का पावर 0 हो तो 1, अब 1 हो तो 2, 2 हो तो 3, बढ़ता है इंटीग्रेशन में। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस सबके बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा अंदर, यहां 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा, u फाइनल माइनस 10। ध्यान दे इधर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है 3x। इंटीग्रेशन ऑफ dy, y होगा, अब देखिए x के जगह 2 रखिए तो यहां जाएगा 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4 इंटू y के जगह 2 रखिए तो 2 माइनस y के जगह 1 रखिए तो 3 2 जा 6, अब 2 में से 1 गया 1, 4 1 जा 4, 6 4 10 माइनस 10 इक्वल टू, ये इधर आ गया तो कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चेक कीजिए। हाँ, क्यों गड़बड़ हो गया हम बोल रहे हैं? क्योंकि आंसर अपना होना चाहिए -4। सिक्स आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट बदल दिया, सही है। तो ये 0 आ रहा है बच्चों, देखो 0 आ रहा है ना, ये कट जाएगा, देखो सेम सेम, इधर लाओ ये प्लस हो जाएगा। तो हमने गलती से यहाँ 2 लिख दिया, एक्चुअली यहाँ 3 था। यहाँ क्वेश्चन में क्या था? 3, तो आंसर आता था जो यहाँ लिखा हुआ है। ये 3 हो जाता था, फिर ये 3 हो जाता था, y में 3 हो जाता था।
तो कितना आता बताइए। यहां होता बच्चों 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आता 2, 4 2 जा 8, 8 6 14 आता। अब सही है, देखिए अब आता ना -4, -14 प्लस 10, तो -4 जूल आंसर आता यू फाइनल। डन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आप और ऐसा कर दीजिए बस मेरे लिए। सबने कोशिश किया था ऐसे, अच्छी बात है, आप भी एक बार और कोशिश करिए। अभी तीनों एक्सिस करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स दिया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दिया है, देखो ये इनिशियल है 0,1,1, ये पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों 10 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3,2। चलिए बनाइए बच्चों, जल्दी से थोड़ा बनाइए फटाफट। सेम क्वेश्चन है, बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह जेड एक्सिस भी आ गया। देखते हैं, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करें। आ गया सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है बच्चों, बस इसमें जेड एक्सिस आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स माइनस इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये यू इनिशियल दिया हुआ है, ये एक्स वाई जेड है और ये भी एक्स वाई जेड है। तो माइनस को आप बाहर छोड़ दीजिए। अब वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग एफ एक्स डी एक्स पहला, फिर दूसरा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, फिर तीसरा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। इसमें लिमिट डालेंगे x का, इसमें y का, इसमें z का, ठीक है। इसमें x का डालेंगे 0 से लेकर के 2 तक, देखो पहला x होता है। फिर इसमें डालेंगे 1 से 3 तक और इसमें डालेंगे 1 से 2 तक। u फाइनल हम लोग को निकालना है, u इनिशियल दिया हुआ है 10, ठीक है। देखिए fx, ये fx है, ये fy है, ये fz है। तो fx क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर डी एक्स, fy है y dy और fz है z स्क्वायर dz। ध्यान दो, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/3, ओके। y के पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा y का पावर 2/2, z के पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा z का पावर 3/3, ठीक है। ठीक है क्या बच्चों, अब लिमिट डालना है, बस लिमिट कैसे डालते हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे माइनस करते हैं, पूरे में माइनस है, ध्यान दो। तो पहले यहां पे 2 रखेंगे, तो 2 का पावर 3 मतलब 8/3, 2 का पावर 3 माइनस 0, ये x का हो गया। 0/3 लिख के कोई मतलब नहीं है ना, 0/3 कितना हो जाएगा 0, प्लस तो y का पावर 2 है, देखो y के पावर जगह 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1 रखो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1/2, ओके। प्लस एक बार 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 का पावर 3 यानी 8/3 माइनस 1 रखिए, तो 1 का पावर 3 मतलब 1/3, यहां पर u फाइनल -10, ये 8/3 आ रहा है। 9 में से 1 गया 8/2, फिर 8 में से 1 गया 7/3, तो 8/3। देख लो मेरा कैलकुलेशन सब सही है ना, एक बार चेक कर लें। ये कट गया, इसको 4 इधर रख दो, ये 10 इधर ला लो, +10 हो जाएगा।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आया 7 और ये ऐड हो जाएगा 7 14 15, 15/3, इसलिए इसको 7 में लिखा हमने। कितना आ रहा है ऐड करके बताइए। 4 3 12 प्लस 15 27/3, सही है क्या? ओ सॉरी 3 से कट रहा था यार। 3 5 5 प्लस 4 9 -9 प्लस 10। एक लड़का सही बताया था, गुड। 1 आंसर, 1 इज राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, गलत सही हो गया, कोई टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेशन में हो जाता है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां से आता है? तो व्हेन वी पुल और पुश, या कंप्रेस और स्ट्रेच लिखते हैं, कंप्रेस और स्ट्रेच। जब हम किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं या दबाते हैं, स्प्रिंग, वी सप्लाई एनर्जी टू द स्प्रिंग, वी सप्लाई एनर्जी टू द स्प्रिंग। हम लोग स्प्रिंग को एनर्जी देते हैं। दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन स्प्रिंग, get stored in spring in the form of potential energy। ये जो एनर्जी है स्प्रिंग का बच्चों, वो उसमें जमा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो ये बात समझ गई आपको, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से? तो हमने जो एनर्जी दिया वही जमा हो गया। चलिए एक डायग्राम देख लेते हैं। ये एक सॉलिड सपोर्ट है, कोई दीवार है, यहां से ऐसे स्प्रिंग बांध दिया हमने। ये स्प्रिंग यहां खड़ा है। स्प्रिंग जहां खड़ा होती है रेस्ट में, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, रेस्ट। ये x = 0, यहां पर 0 डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको इधर खींचे, खींचते खींचते यहां ले गए, तो ये जब यहां गया तो x1 दूरी गया, x1 डिस्प्लेसमेंट। फिर और खींचे यहां से, तो मान लो ये x2 दूरी गया यहां पे। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना हुआ, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्प्रिंग जहां पहले है वहां से हमने x1 दूरी खींचा, फिर और फोर्स लगा के इसको यहां से यहां तक फोर्स लगाया हमने। यहां से यहां क्या लगाया हमने? फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हमने ऐसा बनाया डायग्राम। या आप सिर्फ x भी बनाओगे तो चलता है। x1 x2 हमने क्यों बनाया है? क्योंकि आपको समझे कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट यहां से, मतलब मान लो हम यहां से तुलना कहां से कहते हैं, मेरा यहां से हम तुलना कर रहे हैं। यहां से 5 मीटर पे खड़ा स्प्रिंग 5 से 8 पे लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्प्रिंग का? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? चेंज इन पोजीशन x2 - x1। चलिए तब हमको निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स देख लीजिए कितना होता है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, जो नहीं जानता है, F = -kx होता है, जहां पर k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट। k का यूनिट क्या है बताइए? k का यूनिट क्या होता है? k F/x, यानी इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। सही है ना? x डिवाइड में आएगा। ओके। स्प्रिंग फोर्स निगेटिव क्यों होता है? ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, जो स्प्रिंग लगा रहा, एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको सोचो कहां है सर? दिखाते हैं, रुक जाइए, बताइए कहां है? आप देख के बताइए थोड़ा, कहां है डायरेक्शन? कोई बता रहा है? क्या हम बता दे? देखिए तुम देखो, ये जो फोर्स लगाए हैं ये हमने लगाया, हमने। मेरा फोर्स की बात करना नहीं है इधर,
स्प्रिंग की बात करना है। जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचे तो स्प्रिंग किधर खींच रहा है आपको, पीछे। स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींच रही है। देखिए स्प्रिंग हमेशा चाहती है अपने पोजीशन पे आना, तो वो वापस पीछे खींच रही है, यानी ये है स्प्रिंग फोर्स पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, सामने। अगर हम स्प्रिंग को ऐसे दबाएंगे तो हम दबाएंगे, हमारा फोर्स मत देखो, हम दबाएंगे तो स्प्रिंग इधर धकेलेगी, तो स्प्रिंग फोर्स इधर, देखो डिस्प्लेस इधर, फोर्स उधर, डिस्प्लेस इधर, फोर्स इधर, खींचे खींचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स पीछे। ओके, यानी हमेशा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, इट इज वेरिएबल फोर्स, इट इज वेरिएबल फोर्स। ये बदलते जाएगा, क्यों बदलेगा बताइए, जैसे जैसे एक्स बदलेगा स्प्रिंग फोर्स भी बदलेगा। तो आपको पढ़ाया गया है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकलता है, अभी बताया था, जल्दी से बोल दो। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकलता है बच्चों, जल्दी बोलिए, अभी बहुत सारा तुमने किया, बताओ जल्दी। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकलेगा बच्चों, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन, वेरी गुड वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, बस यहाँ एक्स है तो लिमिट लेंगे x1 से x2, खत्म। तो वर्क डन इक्वल टू एफ का वैल्यू डाल दीजिए माइनस के एक्स। अभी हम लोग ऐसा बनाए थे बहुत सारे क्वेश्चन, 2 3 यहां लिखा था, तो माइनस के बाहर छोड़ दीजिए, एक्स का पावर 1 का इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी बता देगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स का पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार फाइनल, एक बार इनिशियल रखो, तो देखिए ध्यान से, वर्क डन हो गया इक्वल टू माइनस के, एक बार फाइनल यानी x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2, इसमें से हाफ कॉमन ले लो, माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अभी पढ़े थे, अभी आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो बताइए क्या पढ़े थे आपने, आपने ये पढ़ा था वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू यू, माइनस छूट गया सॉरी, तो ये माइनस छूट जाता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन क्या है, ये है, इसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस ऑफ माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये समझा दो माइनस क्यों आया, एक वहां आया है और एक फार्मूले में होता है। u फाइनल माइनस u इनिशियल, ध्यान दो, जब u फाइनल माइनस u इनिशियल, इसको ऐसे छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u2 माइनस u1 या u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गया। आप कोई बोलेगा सर वो तो आया नहीं, तो ये कब आएगा, जब मान लो कि जब स्प्रिंग यहां से चालू किया, जैसे हमने यहां पर क्या लिया, स्प्रिंग को पहले यहां लाए फिर ले गए आगे, फिर से समझो, स्प्रिंग को हम x1 लाए फिर x2 ले गए, और मान लो सिर्फ x1 ही लाते, मान लो सिर्फ हम एक ही जगह ले जाते, देखो डायग्राम अलग बना रहे हैं, ये नोट कर लिया आपने, मिटाया कर थोड़ा सा इधर मिटा दे बच्चों, थोड़ा सा हम इसमें ये वाला फॉर्मूला ला के दिखाते हैं। कल भी हमने किया था, एक इनिशियल वाले को 0 मान लो तो आ जाएगा। देखिए अगर स्प्रिंग ऐसा होता, देखिए तो यहां खड़ा है ये, यहां x इक्वल टू 0 है, और बस हम इसको थोड़ी दूर और आगे खींच के ले जाए, यहां से थोड़ी दूर x दूरी पर, एक ही बार खींचे, 2 बार नहीं, एक ही बार खींचे, तो इनिशियल 0 हो जाएगा, अब फाइनल होगा x, बराबर है कि नहीं, ये 0 और ये x, तो कितना दिखेगा, x1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और x2 का वैल्यू x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया, मत लिखो, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 0 नहीं लिखते हैं, इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहां पर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमने बोला अभी तक सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकला, ठीक है, कितना निकल गया बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके,
बोलो आ गया समझ में? अगर मान लिया जाए कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, देखो मान लो अगर इफ लेट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इसको जीरो मान लिया जाए, देखो पोटेंशियल एनर्जी कहीं जीरो होता नहीं है, माना जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता ही नहीं है। तो मान लो शुरुआत में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं था, मान लो स्प्रिंग में शुरू में कोई एनर्जी नहीं था, तब ये नहीं गायब हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल यानी यू। ये फॉर्मूला कब लागू है? जब मान लिया गया है कि एक जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, चलिए अब दो बातें यहां पर नोट लिखो, नोट लिखिए यहां पे, नोट नंबर 1 कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो या खींचो, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी यही होगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन बोथ कंप्रेशन एंड दबाने पे और स्ट्रेचिंग। खींचो या दबाओ, पोटेंशियल एनर्जी यही होगा। दूसरा नोट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो बाकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, चाहो तो लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, बाकी सब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, नॉट एनी निगेटिव ही होगा, बट ये कभी निगेटिव नहीं होगा। लिख लो आप। लिख दिया बच्चों, बाकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम छोटे छोटे 2-3। देखिए आपने यहां से दो चीजें सीखा, एक u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट की बात किया तो उन्होंने ये है, अगर दो पॉइंट की बात किया तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन बोलो बाय ए फोर्स डिस्प्लेस x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। देखो इसमें दो दो दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। बन गया सवाल, मतलब 1 से 2 लेगा, ये वाला फॉर्मूला लेगा, 1 से 2 लेगा इनिशियल फाइनल। तो चलिए निकालते हैं। देखो फाइंड वर्क डन पूछा है तो वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है। तो फिर से आ जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, आंसर पाइए। क्या लगा वर्क डन? देखो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ध्यान दो एक चीज, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है? बिल्कुल है, तो यहां स्प्रिंग फोर्स हम लोग ले सकते हैं। इसके जगह पर ये वैल्यू डाल दो, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये हो गया हाफ, ध्यान दो हाफ के कॉमन है तो k का वैल्यू 100, x2 का स्क्वायर, x2 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 कट गया तो 50 हो गया, ये से काट दो तो 50 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 150 जूल। ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस 150 जूल। देखो कोई बोला सर निगेटिव आ गया, अरे यार हमने वर्क डन निगेटिव नहीं बोला था, हम बोला था पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं आ गया। देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आया था ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आया था, इतना सॉल्व करके, यह है पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन के लिए निगेटिव आ गया, वर्क डन निगेटिव का मतलब एनर्जी घटना बढ़ना सिखाया था हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए
चलिए एक क्वेश्चन है और आप करके बताइए। देखो स्प्रिंग है, ऐसा हैंगिंग है, इसमें एक मास लगा हुआ है m। अब इसमें कौन सा फोर्स लगेगा तुमको ही पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको ऐसा खींच, ये मास ऐसा खींच के फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ फोर्स लगा ना, वजन इसका खींच लेगा और खींच के स्प्रिंग को ऐसा लंबा कर दिया थोड़ा सा। तो ये यहाँ जो इसका इक्विलिब्रियम, जो इसका पोजीशन था रेस्ट, उससे वो कितना लंबा हो गया बच्चों, x लंबा हो गया, x मीटर लंबा हो गया m मास, और यहाँ पर आके वो रेस्ट में हो गया, रेस्ट या इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि कुछ वजन लटका है तो खींच गया इसे, पहले इतना छोटा था। ये इसका नेचुरल लेंथ है, तो पहले से जितना था उतना लंबा ये, तो जितना लंबा हुआ हम लोग उसी से मतलब होता है। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू m मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक ही डिस्प्लेसमेंट की बात किया तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx का स्क्वायर। अब x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए x कैसे निकलेगा, ध्यान देना इधर, x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी क्वेश्चन अब बनेंगे फ्री बॉडी डायग्राम भी बनते हैं, पिछला चैप्टर से ये चैप्टर में ये सिमिलरिटी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस m पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स kx। स्प्रिंग हमेशा ऊपर खींचती है, स्प्रिंग नीचे ऊपर फोर्स लगा रही है और ग्रेविटी नीचे लगा रही है, दो फोर्स है, और ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब तुम पढ़े होगे, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू 0, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू 0। तो kx इक्वल टू mg, तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा mg बाई k, बस बन गया। अब यहां रख दीजिए, u का वैल्यू आ गया, पुट वैल्यू ऑफ x लिख दो यहां पे, तो u इक्वल टू आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर, x मतलब mg बाई k का होल स्क्वायर। ये k से k कट जाएगा, 2 k है यहाँ पर, एक k कट गया, तो हाफ mg m स्क्वायर g स्क्वायर इंटू k, ये आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता था। चलिए ओके, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम हम आपको पहले भी 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, बट यहां पर अच्छा है डिटेल में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जानते होगे तुम, बताओ। इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला, इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी इज 0, अगर वस्तु पर लगने वाले सारे फोर्स का सम 0 हो जाए, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब एफ नेट टोटल फोर्स 0 हो, समझना इस बात को, नेट फोर्स 0। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, नेट एक्सिलरेशन, ये भी 0, मास तो कभी 0 नहीं होता, ये 0 में चला गया, तो ए नेट 0। मतलब आप एक बात और बोल सकते हो कि एक्सिलरेशन भी 0 होना चाहिए, यानी इन इक्विलिब्रियम एक्सिलरेशन, नेट एक्सिलरेशन बॉडी का 0। अब एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में, आप बता सकते हैं, बताइए। ए नेट 0 का क्या मतलब है, 0 एक्सेलरेशन के लिए 2 केसेस होती है। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है v माइनस यू बाई टी, 0 का मतलब होता है ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 बाई टी यानी 0, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ए नेट का मतलब रेस्ट, ए नेट का मतलब रेस्ट हो सकता है, क्योंकि रेस्ट में v और u दोनों 0 होगा, देन एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। या यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा,
यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब v और u इक्वल होगा। जब v और u इक्वल होगा तो भी एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0। तो देखिए अभी तक बच्चों को ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, रेस्ट भी इक्विलिब्रियम है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा रेस्ट में ही इक्विलिब्रियम होगा। अगर ऑब्जेक्ट एक ही समान वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सिलरेट नहीं हो रही, देखो फील करो, एक्सिलरेट नहीं होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, दोनों केस में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ये बात समझ गया ना। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स का होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गया ना। मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, देखो इधर F1, इधर F2, इधर F3। अब फोर्स तो लग रहा है, लेकिन तीनों फोर्स का जब वेक्टर सम करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है, वस्तु हो सकता है रुका हो या चल रहा हो। अगर टोटल कट के 0 हो गया तो रुका भी हो सकता है या एक समान वेलोसिटी से भी चल सकता है। तो इंडिविजुअल फोर्स 0 नहीं होगा, टोटल फोर्स 0 होगा। ध्यान से सुन लो, अलग अलग फोर्स 0 नहीं होगा, नहीं ऐसा लिखो, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। फोर्स लग रहा है लेकिन पूरे फोर्स का वेक्टर सम, वेक्टर सम, ऐसे सम मत कर देना, प्लस मत कर देना 5 5 10, वेक्टर सम, फोर्स है वेक्टर है, हमेशा वेक्टर सम होना चाहिए। वेक्टर सम मतलब एंगल वैंगल को ध्यान रखना है भाई। तुमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट में, ऐसा रहे तो 0 होता था, याद करो, तुमने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, याद करो BCl3, सबने पढ़ के आए हैं। देखो एक वेक्टर इधर, एक इधर, एक इधर, इन दोनों का टोटल इधर आएगा और ये इससे कट जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, ओके। या ऐसा लग रहा हो चारों, देखो एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, तो भी 0, क्या बात है। एक इधर लग रहा हो, एक इधर लग रहा हो, तो भी 0। ये सब केसेस इसमें हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है बच्चों, ध्यान सुनेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, फिर से एक बार समझ ले। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब जरूर होता है उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको याद करो लामिस थ्योरम हमने पढ़ा है, लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या पढ़ाए थे, नेट फोर्स 0 होता है, मतलब उसमें तीनों फोर्स लग रहा था, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, F1 बाई साइन, F2 बाई साइन, F3 बाई साइन, अल्फा बीटा गामा, तो इक्वल हुआ था, याद होगा आपको F1। तो वहां भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए थे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्स 0 हो, वेक्टर सम, तो याद करो लामिस थ्योरम के डायग्राम कैसे थे। अगर तुमको याद हो तो हमने क्वेश्चन कराया, देखो ऐसे ऐसे थे, एक फोर्स नीचे लग रहा था, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। देखो इसका 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 तीनों का वेक्टर सम 0 हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कोई 0 हो जाए, रेस्ट में हो जाए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो सकता है, पूरे फोर्स का सम 0। देखो एफ नेट किसको बोलते हैं, टोटल मिला करके। एफ नेट 0 का मतलब ये भी निकाल जाता है, ए इंटू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन 0। मास 0 में चला गया तो नेट एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेट नहीं हुई वस्तु। इक्विलिब्रियम में नेट एक्सेलरेशन 0, नेट एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब है, या तो रेस्ट में हो, रेस्ट में हो तो v इक्वल टू यू इक्वल टू 0, ठीक है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी से चल रहा हो, एक जैसा, तो v इक्वल टू यू होगा, तो भी एक्सेलरेशन 0। नेट फोर्स 0 का मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन सबका वेक्टर सम 0 हो गया। 3 प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझेगा इससे। जैसे एक ऐसा एक डायग्राम बनाया, देखिए यहां एक बॉल रखा है 1, ये एक बॉल रखा है 2 और ये एक बॉल रखा है 3। इस बॉल को थोड़ा सा हम आगे पीछे धकेल दिए, ऐसे धक्का मार दिया टूम, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी ऊपर चढ़ेगी, एकदम धीरे से थोड़ी सी ऊपर चढ़ेगी, फिर वापस आ जाएगी। ओ इधर धकेले तो भी ये ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी, मतलब जिस जगह पर था उसी जगह पे वापस आ जाएगी, स्टेबल, स्थिर।
मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब हम यहाँ पे हैं, देखो हम यहाँ पे स्टेबल है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। अब किसी ने आया मेरे को धकेल के ऐसा टुंग धकेल दिया, भाई हम तेरे वजह से धकेला गए, लेकिन हमको मजा वहीं आ रहा था, हम वापस नहीं आ गए। फिर कोई इधर धकेल दिया, फिर हम इधर आ गए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे पेंडुलम का देखो, टुक टुक टुक, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यही रुकता है पेंडुलम आके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर तुम इसको थोड़ा भी धकेले, ये बेचारा पहाड़ पे खड़ा है, बड़ी डर लग रहा हो, चुपचाप खड़े, लेकिन डर तो लग रहा, जैसे हम धकेले गिरा, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। अनस्टेबल। ये देखो न्यूट्रल, भाई तुम धकेल दो, यहां धकेल दो हम यहां आ जाएंगे, यहां धकेल दो हम यहां आ जाएंगे, जहां धकेलो वहीं चले जाएंगे। इसको हम अगर धकेल दे यहाँ पर तो ये यहीं आ जाएगा, पीछे खींच दे तो पीछे ही आ जाएगा। तो ये आपको तीनों इक्विलिब्रियम हो गया, देखो 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए स्लोली, धीरे से, थोड़ा सा फोर्स लगा के, तो वापस उसी जगह पर अगर आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो उस जगह पे वापस नहीं आए जहां पे था, तो अनस्टेबल। अब सोचो, नाम से समझ रहा है, स्टेबल अनस्टेबल, भाई अनस्टेबल है, खड़ाक से भाग जाएगा वहां से। और न्यूट्रल मतलब आप धकेल दो तो जहां धकेले वहीं पर जाके फिर से रुक जाएगा, नहीं यानी धकेलने के बाद फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, धकेलने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए, दूसरे जगह पे, नए जगह पे, पुराने जगह पे नहीं आया। तो ये न्यूट्रल, अनस्टेबल, स्टेबल। क्लियर हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे, शाम में हम आपके पूरे डाउट्स बता देंगे जो भी हमने होमवर्क दिए थे, और ये चैप्टर सद कल खत्म।